हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो द फाइनली द डी डे हैज कम इन क्रिकेट एंड आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का थर्ड मैच, क्रूशियल मैच, सीरीज डिसाइडर मैच आज होना है। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की फोर्थ T20 आई मैच होनी है जो ये डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम अपर हैंड ले रही है। ऑलरेडी इंग्लैंड अपर हैंड पे है, 2-1 से वो आगे चल रही है सीरीज में, लेकिन ये 7 मैचों की श्रृंखला है। तो ये मैच अगर कोई जीत भी जाता है, अगर इंग्लैंड जीत जाती है तो उसको एक मैच और जीतना होगा सीरीज जीतने के लिए। अगर पाकिस्तान जीत जाती है तो 2-2 से बराबरी होगी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैच की, जहां पर इंडिया को कुछ आंसर्स ढूंढने हैं। अभी भी सीरीज जीतने के लिए आप मत जाइए, आप जाइए बेस्ट आंसर ढूंढने के लिए। मैं यही बोलूंगा कि सीरीज जीतने के लिए आप कोई भी जोड़ तोड़ की मैच मत खिलाइए। हार एक्सेप्टेबल है मुझे, बट जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है, इससे बिगर इवेंट में और इससे बिगर गोल को अचीव करने के लिए जो आपको चाहिए वो देखना ज्यादा जरूरी है। मुझे उस चीज की तलाश है। तो इंडिया को कुछ चीजें हैं जो सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी, जैसे कि उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप केएल राहुल के साथ वो दिखनी चाहिए कि हाँ, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, पहला 6 ओवर में आप 70-80 रन अगर बनाते हैं तो आप 1-2 विकेट खोने के लिए रेडी हैं, तो ठीक है, चलेगा वो, क्योंकि इंडिया के पास पावर हिटर्स की कमी नहीं है। वो नीचे आपका वो रन रेट को, मोमेंटम को कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विकेट नहीं गिरा रहे हैं और 30-35 रन बना रहे हैं तो वो क्राइम है, T20 में स्पेशली। तो यहां पर इंडिया को बैलेंस टीम खेलनी है। तो एक बैट्समैन आपका अटैक करेगा और एक बैट्समैन आपका स्लो एंड स्टडी खेलेगा। जो अटैक करेगा वो आपके केएल राहुल होने चाहिए, क्योंकि केएल राहुल के लिए अगर 38 के सर्कल में अगर वो अटैक कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट चांसेस होंगे। रोहित शर्मा को थोड़ा लंबा इनिंग खेलना पड़ेगा, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए भी, टीम के बेहतरी के लिए भी, और एक पावरफुल मैसेज देने के लिए कि रोहित शर्मा इज बैक। लास्ट मैच में उन्होंने 20 बॉल पे 46 रन मारे जरूर, लेकिन वो 46 रन कभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो दिमाग में उनके बहुत कुछ चल रहा है कि मैच भी जिताना है और एक कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना है। वो सारी चीजें नहीं दिखनी चाहिए। अगर कैप्टन के चेहरे पे ये सब चीज दिखने चालू हो गई ना, तो वो प्रेशर में श्योर शॉट आएगा। आप देख सकते हो, MS धोनी कभी भी प्रेशर में नहीं होते थे। विराट कोहली कभी भी बाय फेस आप उनको प्रेशर में नहीं देख सकते। इंजॉय करते, वो हार भी रहे होते हैं तो भी उनकी शक्ल में स्माइल रहती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि दिन भर हंसते ही रहो, वो पागलपंती है फिर। तो आपको यहां पर एक कैप्टनशिप को एक कामनेस की तरह देखना है कि पूरी टीम जब गिरी हुई हो ना और सभी प्लेयर्स आपकी ओर देख रहे हो, तो आपको एक कामिंग इन्फ्लुएंस दिखना चाहिए कि नहीं बॉस, यहां से भी हम बेटर कर सकते हैं। तो इंडिया को सबसे पहले तो यह सुधारना है कि एक स्ट्राइक पे जाएगा, मतलब हिट करने के लिए, और एक को लंबी इनिंग खेलनी होगी। वो कौन होगा, वो टीम मैनेजमेंट, राहुल द्रविड़ अच्छी तरह से सोच चुके होंगे और या फिर डिसाइड कर चुके होंगे। तो मुझे जो लग रहा है कि आज इंडिया की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है ना, वो 50+ की जाएगी। और उसके बाद आपका विराट कोहली फॉर्म में है, दिख रहा है, लेकिन उनको भी थोड़ी सी कुछ रन अंडर द बेल्ट चाहिए। फर्स्ट मैच में भी उन्होंने थोड़े से ही रन किए थे, सेकंड मैच में भी वो जल्दी आउट हो गए रन स्कोर को बेटर करने के लिए। लेकिन यहां पर अगर फर्स्ट बैटिंग इंडिया करती है तो यहां पर उनको थोड़ा लंबा खेलना पड़ेगा। ये मोहाली टाइप की पिच नहीं होगी, ये आपका नागपुर टाइप की पिच नहीं होगी जहां पर बॉल स्पिन होगा और फंस कर आएगा, लो आएगा। ये थोड़ी बहुत मोहाली टाइप की होगी, बाउंस इसमें अच्छा आता है, जैसे ट्रेडिशनल हैदराबाद के पिच पर देखा गया है। और ये पिच थोड़ा ट्रू बाउंस होगी। यहाँ पर टॉस उतना क्रूशियल मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जब भी IPL का हम रिकॉर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर हैदराबाद ने हमेशा बैटिंग की है और उस स्कोर को डिफेंड किया है, क्योंकि उनके पास बॉलर्स अच्छे होते थे। राशिद खान यहीं से खेलते हैं और मोहम्मद नबी खेलते थे यहाँ से। उसके बाद आपके पास भुवनेश्वर कुमार होते थे यहाँ पे। तो भुवनेश्वर कुमार मुझे लग रहा है कि वो आएंगे टीम में वापसी की जगह पे। तो भुवनेश्वर कुमार इन होंगे और आपके हर्षल पटेल होंगे यहाँ पर। भुवनेश्वर कुमार डायरेक्ट इन होंगे आपके ऋषभ पंत की जगह पे। ऋषभ पंत को आई डोंट सी इन दिस T20 फॉर्मेट एज ऑफ नाउ। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने की अब जगह नहीं बची है, उसको रोल दीजिए। जो रोल दिनेश कार्तिक का, वही रोल अगर पंत का है तो फिर वो जस्टिफाइबल है, तब वो टीम में के लिए खेल सकते हैं। लेकिन पंत को अगर आप खिला लेते हो ना, तो उसको आप एज ए बैट्समैन ट्रीट करते हो और उसको चौथे नंबर पे भेज देते हो। या तो सूर्य कुमार के पहले आ जाते हैं या फिर हार्दिक पांड्या के पहले आ जाते हैं वो, और वो फिर एज ए बैट्समैन खेलते हैं। तो मेरा सिर्फ पंत को लेकर के मेरे को कोई डाउट नहीं है बॉस कि वो खेलेगा, अच्छा खेलेगा, नहीं करेगा, वो करेगा अच्छा, लेकिन उसके गोल डिफाइंड नहीं है।
उसको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या इनिंग खेलना है, मुझे पेस खेलना है कि मुझे स्लो खेलना है, या मुझे एज ए बैट्समैन खेलना है, मुझे एज ए फिनिशर खेलना है। मुझे डीके इसीलिए पसंद आता है क्योंकि डीके का माइंड क्लियर है, उसको क्लियर कट मैसेज दिया गया, यू आर आवर मैच फिनिशर। तो उसको अपना जब जब बैट्समैन को अपना रोल पता होता है ना, तो वो अच्छे से उसको निभाता है। पंत को रोल ही डिफाइंड नहीं है, क्योंकि उसको अगर खिलाते हैं तो आपको चौथे नंबर पे ही बैटिंग करवाना होगा उनसे, कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का भी कॉम्बिनेशन बनेगा, और वो फिर वो एज ए बैट्समैन खेलना चालू कर देते हैं। और जब वो एज ए बैट्समैन खेलते हैं ना, तो ही लुक्स वेरी वल्नरेबल, कि बॉस उसको समझ में नहीं आता है कि कब चार्ज करना है, कब उसको अटैक करना है। और वो हर बॉल पर, फिर जब अटैक करने पे जाते हैं तो हर बॉल पर अटैक करते हैं, उसमें से एक बॉल पर खड़े हो जाते हैं, कैच आउट होके चले जाते हैं। तो ये जो मानसिकता है, ये बहुत गलत मानसिकता है। तो इसीलिए मुझे डीके पसंद आता है, क्योंकि डीके का रोल डिफाइंड है। जिसका रोल डिफाइंड होता है ना, उसको क्या करना है वो मैच में हमेशा परफॉर्म करेगा। जैसे मैथ्यू वेड है, उसको रोल डिफाइंड है उसका, कि मुझे क्या करना है। अब मैथ्यू वेड कितना भी अच्छा खेले, उसको ओपनिंग नहीं करा सकते आप। वो कितना भी अच्छा खेले, उसको फर्स्ट डाउन नहीं भेजेंगे आप। 5th नंबर, 6th नंबर, 7th नंबर पे वो आएंगे, अपना रोल करेंगे और चले जाएंगे। इस टाइप के बैट्समैन ज्यादा खतरनाक होते हैं टेस्ट T20s में, जिनको अपना रोल पता है कि मेरे को क्या रोल है, टीम की क्या डिमांड है मुझसे, और मेरा सिलेक्शन किस लिए हुआ है। भुवी का यही हो रहा था, जो मैं बॉलिंग इंडिया की बेकार नहीं है, लेकिन भुवी को पता ही नहीं चल पा रहा है कि उसका रोल क्या है। वो ओपनिंग में बॉलिंग करेगा कि नीचे बॉलिंग करेगा कि कहां पे करेगा। जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए, हर्षल पटेल बाहर हो गए, तो वो फिर अटैकिंग बॉलर भी बन गए और आपके डेथ स्पेशलिस्ट पे बॉलिंग करना पड़ गया। तो उनको ये पता ही नहीं चल पाया कि मेरे को करना क्या है। तो ये चीज, इंडिया की बॉलिंग बुरी नहीं, मैं अभी भी भुवी को बैक करूंगा यार। आपको ऑस्ट्रेलिया में स्विंग बॉलिंग चाहिए ही चाहिए, तो उसको यूज करिए आप। 3 ओवर उसका पहले पावर प्ले में ही बॉलिंग करवाइए उससे, उसके बाद देखिए वो क्या जलवा करता है। उसको माइंड क्लियर कर देंगे ना कि बॉस आपको 3 ओवर्स ऑन द ट्रॉट आपको फेंकना है, 1 ओवर हम आपका बचाएंगे, उसको हम कभी भी कहीं पे भी 10 से 14 के बीच में हम आपको यूटिलाइज कर लेंगे। ये जब आप करना चालू करेंगे ना, तो उसको रोल पता होगा अपना, और वो उसी पे मेहनत करेगा कि बॉस मेरे को स्विंग लाइन लेंथ पे देखना, स्विंग लाइन लेंथ पे देखना। 14वें ओवर पे भी मेरे को उसी तरीके का बॉलिंग करना, मेरे को यॉर्कर उसके पे नहीं जाना है कि मेरे को अननेसेसरी फुल टॉस फेंक रहा हूं, अननेसेसरी हाफ वॉली फेंक रहा हूं। ये चीजें नहीं होगी। लेकिन जब आप डेथ बॉलिंग करवाते हो और पावर प्ले में भी करवाते हो ना, तो फिर बॉलर का वहां पे माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है कि वो प्रैक्टिस किस चीज की करे। प्रैक्टिस में तो उसको प्रैक्टिस उसको दोनों की भी करनी पड़ेगी, स्विंग बॉलिंग की भी करनी पड़ेगी और आपके पेस बॉलिंग की भी करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। जो रोल अगर क्रिस्टल क्लियर डिफाइंड होती है ना, एग्जीक्यूशन करना बहुत आसान होता है। राहुल द्रविड़ ने यहीं पे गलती कर दी, रवि शास्त्री यहीं पे एक हैंड ऊपर चलते थे, क्योंकि वो रोल डिफाइंड कर दिया था उन्होंने, कौन मेरे लिए क्या है। सिराज को सीधा सीधा उन्होंने बोला था, यू आर माई विकेट टेकिंग ऑप्शन बॉस, मुझे आपसे विकेट चाहिए। उसने जी जान लगा दी विकेट निकालने के लिए। वो अगर स्टॉक बॉलर बन जाता ना, कि जहां पर वो रन बचा रहा है और रन सेव कर रहा है, तो वो भी उसी ऑर्डिनरी बॉलर ही निकलता। वो लड़वाना जानते थे, किससे क्या बेस्ट निकालना है वो जानता था रवि शास्त्री। और यही कोच का काम होता है इस लेवल पर आने के बाद। आप उस लेवल पर पहुंचने के बाद टेक्निकी नहीं सुधारने चलते हैं। टेक्निक सुधारना होता तो फिर बेस्ट कोचेस होते, ये आपके मारवन अट्टापट्टू और महानामा और राहुल द्रविड़, सब बेस्ट कोचेस होते यार। ये टेक्निक सुधारने वाली जो काम है ना, ये अंडर 16, अंडर 15, अंडर 19 तक आप कर सकते हो। यहां पर सिर्फ पॉलिश करना है, रोल डिफाइन करना है, किसका क्या रोल रहेगा। रोल पर अगर आप पकड़ कर खेलते हो, वहां से आपको कोई नहीं हरा सकता। एक आध ऑड इवन डेज आते रहते हैं, लेकिन जब क्लियर कट होता है ना माइंड से, जैसे सूर्य कुमार यादव का क्लियर कट दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, आपको आना है, इनिंग बिल्डअप करने का काम आपका नहीं है, आप स्ट्राइक करोगे। 4 नंबर तक जो प्लेयर्स हैं वो स्ट्राइक ही करेंगे। मतलब इनिंग बिल्डअप करने का काम होगा तो वो विराट कोहली करेंगे, या फिर ऊपर अगर राहुल खेल रहे हैं तो राहुल करेंगे, या रोहित शर्मा करेंगे। सूर्य कुमार यादव अगर आएंगे तो वो स्ट्राइक ही करेंगे। मुझे सूर्य कुमार से 20 बॉलों पर 45 रन चाहिए। वो अगर आ जाते हैं, मोमेंटम मिल जाएगा। फिर नीचे हार्दिक पांड्या भी है मेरे पास, फिर नीचे मेरे पास डीके भी है, उसके बाद मेरे पास जडेजा रहेंगे तो जडेजा है, नहीं तो अक्षर पटेल है। हर्षल पटेल भी बैटिंग कर सकता है। तो जितना जिसका ज्यादा रोल डिफाइंड होगा ना, उतना उसके लिए बेस्ट होगा। जसप्रीत बुमराह का यही खासियत है कि वो रोल अपना समझ चुका है कि मेरा क्या रोल है। तो ये चीजें बहुत आसान होती है। सेम चहल के साथ भी यही हो रहा है।
अब चहल आपका प्रीमियम बॉलर है, उसको अब बातें हो रही है कि रवि बिश्नोई के साथ रिप्लेस कर दो। मैं इसके अगेंस्ट में हूं यार। आप जब टीम सिलेक्ट कर चुके हो, बैक करो उसको, ही विल डिलीवर यू। चहल को आप लाओ ना यार, चौथे ओवर में, तीसरे ओवर में एक ओवर फेंकवा के देखो। वो आईपीएल में बहुत बार पावर प्ले में बॉलिंग किया, जबरदस्त बॉलिंग करता है चहल। वो नीचे डाउन द लाइन में भी अच्छी बॉलिंग करता है। मैंने कितने मैचेस देखे हैं जयपुर में, जयपुर के लिए वो 17वें ओवर में 18वें ओवर में बॉलिंग करने आता था और एक ही ओवर 2-3 विकेट निकाल करके टीम को बरखच्चे उड़ा देता था। तो ये चीजें आप उनको डिफाइन करेंगे। इंडिया को यहां पर सबसे पहले तो उनको एक चेंज करना है, आइदर पंत की जगह पे अर्शदीप को लाइए या भुवी को लाइए। मैं इन दोनों के अलावा कोई नहीं देखता। हर्षल पटेल को आप स्टिक करोगे क्योंकि ही इज योर फाइन बॉलर और वो अभी फिट रहा है, वो इंजुरी से वापस आ रहा है, उसको थोड़ा टाइम दीजिए आप। वो ट्राई कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो बुरी बॉलिंग कर रहा है। उसको मार पा रहा है तो सिर्फ मैथ्यू वेड ही मार रहा है उसको, और कोई नहीं मार पा रहा। मैथ्यू वेड का आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैथ्यू वेड का एक ही सॉल्यूशन है यार, उसको आप आगे बॉल करके ड्राइव करवाइए। वो लपेटे वाला शॉट ही ज्यादा खेलता है, तो लपेटे वाला बॉल दोगे तो लपेटेगा ही वो लेग साइड में। उसको आप प्रॉपर स्विंग करके ऑफ स्टंप से आप खिलवाएंगे, वो हमेशा बीट होगा। बहुत सारी थ्योरीज है कि उसको बाउंसर दीजिए, ये दीजिए। वो बाउंसर को अच्छा खेलता है यार, पुल शॉट उसके पास बहुत, क्योंकि छोटी हाइट है उसकी। जो हाइट में छोटा होगा ना, वो बॉल को जल्दी पिक करता है, लेंथ को जल्दी पिक करेगा और हुक और पुल बहुत अच्छा खेलेगा। शॉर्ट बॉल आपको नहीं करना है उसको आपको ज्यादा रूम वाले भी बॉलिंग देना है, नहीं तो कट करेगा वो आपको। उसको आप सीधा फोर्थ स्टंप पे बॉलिंग करिए और वहां से स्विंग कराइए, अवे स्विंग, 3-4 अवे स्विंग कराइए, एक आप अंदर लाइए, देखिए वो कैसे आउट होता है। ये स्ट्रैटेजी के साथ इंडिया को जाना पड़ेगा फिंच के लिए, सॉरी वेड के लिए। अब आते हैं कैम ग्रीन के लिए। कैम ग्रीन जब आए बैटिंग करने, एक आप स्पिनर लगा दीजिए, वो लड़खड़ा जाएगा, क्योंकि पेसर को हिट करना उसके लिए बहुत आसान है। थोड़ा सा रूम बनाया, थोड़ा सा जगह मिला, वो प्रहार करेगा, वो निकल। लेकिन प्रेशर स्पिनर को ना आपको टेक्निकली और माइंड से खेलना पड़ता है कि कौन सा बॉल अंदर आएगा, बाहर आएगा, ग्रिप होगा, नीचे लो डाउन होगा, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज्यादा है। और जब हाइट ज्यादा होती है ना, तो उसको खेलना अनकंफर्टेबल हो जाता है स्पिनर को, अगर वो पिक नहीं कर रहा है हाथ से। तो इसीलिए कैम ग्रीन को थर्ड ओवर, सेकंड ओवर आप स्पिनर को लेकर आ जाइए, चाहे वो चहल हो, चाहे वो आपका अक्षर पटेल हो। फिंच आपको कुछ नहीं करना है, इन स्विंगिंग बॉल डाल, आउट 2-3 आउट स्विंगिंग करिए, एक सीधा शार्प इन कर दीजिए, वो काम लग जाएगा उनका। स्टीव स्मिथ इंडिया के लिए ही खेलेंगे, क्योंकि उनको पता है वो ज्यादा तेज स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते। ही कैन मैक्सिमम गो टू अप टू 130-140 स्ट्राइक रेट, उससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे वो। मैक्सवेल जब आए, अगेन यू ब्रिंग अक्षर पटेल, वो उनका काम लगा देंगे, या फिर चहल को लगा दीजिए। उसके बाद आपका नीचे डाउन द ऑर्डर में टिम डेविड आएंगे, ये आएंगे, तो ये सब कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया टीम सॉलिड लग रही है, लेकिन वो परफॉर्म दे रही है तब लग रही है, लेकिन ये उस तरीके की टीम नहीं है कि इंडिया को ये खा जाए। इंडिया के लिए सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी होगा कि अगर वो टॉस जीतते हैं, बॉलिंग करिए, उनको रन सेट करने दीजिए और आप इजीली डाउन चेस कर लीजिए। अगर आप बैटिंग करते हो तो यहां पर आपको 220-230 का टोटल आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास पावर हिटर्स हैं और जिस दिन भी किसी का बैट पे लगना चालू हो जाता है, फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो 230-220 का लुकआउट करना पड़ेगा। उसके लिए ओपनिंग स्टैंड आपको 50+, 60+ जाना पड़ेगा। एक ऊपर के टॉप 3 को एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी, नीचे वालों को छोटी छोटी शॉर्ट इनिंग्स लेकिन तेज इनिंग खेलना होगा। ये इंडिया की स्ट्रेटेजी होगी। हर रोज 200+ का टारगेट चेज नहीं हो सकता है, स्पेशली इन योर टीम जब अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह दोनों खेल रहे हो। अक्षर पटेल ने उस मोहाली वाले पिच पे 4 ओवर में 17 रन दिए थे। वो अगर जसप्रीत बुमराह भी उस पिच पे होते तो 4 ओवर में 25 से 30 रन ज्यादा नहीं देते हो। तो जब आपके 12-20 में से 8 ओवर आपके अच्छे गुजर जाते हैं ना, तो 12 ओवर में उतने रन आप नहीं बना पाओगे, और जब बनाओगे तो उसमें से एक आध विकेट भी निकलेगी, तो वहीं पे प्रेशर नलिफाइड हो जाता है। तो इंडिया को पिक करना है यार कि मेरे 3 बॉलर ऐसे हों जिसको मारना बहुत मुश्किल हो। भुवी उसमें से एक है आपका, अर्शदीप आपका एक है, जसप्रीत बुमराह आपका एक है, अक्षर पटेल आपका एक है। इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको जाना पड़ेगा। तो जब 2-3 बॉलर आपके अच्छे स्ट्राइक, और भुवी को आप ओपनिंग स्पेल दीजिए यार, बस्ट कराइए उससे ओपनिंग में, उसको कॉन्फिडेंस दीजिए कि बॉस आप ही हो जो कर सकते हो, आप ही से होगा। जब आप कॉन्फिडेंस देते हो, आप कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो यार जब उसको 19वां ओवर देते हो, क्योंकि वो अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर में आ जाता है। उसका शकल में दिखता है वो कि यार वो यॉर्कर्स नहीं गिर रहे हैं। गिराना तो चाह, कौन नहीं चाहता यार कि लास्ट ओवर में मैं यॉर्कर्स गिराऊं, नहीं गिर रहे होते हैं, और वहां पर वो
रन दे देते हैं तो फिर प्रेशर दिमाग में आ जाता है। दिमाग में जब आता है तो फिर आप उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हो, यहाँ का बॉल वहां, वहां का बॉल यहाँ, और 20-25 रन आप आराम से इजिली दे देते हो। रोल डिफाइन करिए, सब कुछ होगा। ये चीजें इंडिया को देखनी पड़ेगी। इंडिया के लिए यहाँ पर मुझे जो लग रहा है आज का मैच का जो हीरो होगा वो डेफिनेटली अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या होंगे, जो इंडिया के 2 ऑलराउंडर्स हैं। ये दोनों ही इंडिया को किसी भी जगह से, बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दोनों जगह से निकाल सकते हैं। तो इंडिया को इनको दोनों को बहुत अच्छे से यूज करना होगा, इस्तेमाल करना होगा और जी जान झोंकना पड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद की जो पिच है ये कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को भी शूट करेगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रू बाउंस होता है, बाउंस अच्छा आता है, बैट पे कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपके फिंच हो गए, कैम ग्रीन हो गए, वेड हो गए, इनको मारना बहुत आसान होगा इन सब पिचेस पे। तो ये स्ट्रैटेजी के साथ इंडिया आए कि जब भी उनके प्रीमियम स्ट्राइकर हो तो वहां पर आप अपना स्पिनर लगा दो। स्पिनर को मार रहे हैं, मारने दो, क्योंकि वो अपने स्किल से छक्का मारेंगे, स्पिनर को अपने ताकत से छक्का मारेंगे। पेसर को मारना आसान है यार, गैप में आप मारिए, बाउंड्री जाएगा ही जाएगा, और हिट हो, कनेक्ट हो गया तो 6 भी जाएगा। लेकिन स्पिनर को मारने के लिए स्किल चाहिए। जांपा को आप उस दिन नहीं मार पाए, इंडियन टीम में नहीं मार पाई जांपा को यार। फॉरगेट अबाउट ऑस्ट्रेलिया जो स्पिन को उतना अच्छा नहीं खेलती, लेकिन इंडिया ने भी जांपा को नहीं मार पाया। 3 विकेट उसने लिए थे, एक समय पे हैट्रिक पे था। अगर उस समय पे वो हार्दिक पांड्या का विकेट ले लिया था तो हो सकता है रोहित शर्मा भी प्रेशर में आ जाते। तो स्पिनर को आप यूज करिए प्रॉपरली। जब आपका कोई हिटर आगे हो, जैसे कैम ग्रीन हो गया, वेड हो गया, मैक्सवेल हो गया, ये जब 3 बैटिंग कर रहे हो ना, तो उस समय आपको स्पिनर को रखना है। अपने स्पिनर के ओवर उसी समय के लिए बचा के रखिए, क्योंकि उस समय अगर उनको पेसर मिल गए तो वो लाइन लेंथ का बिगाड़ करके खराब कर सकते हैं। तो ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैच के एनालिसिस है। बहुत ही दुखद न्यूज हुई कल। हैदराबाद के क्रिकेट ग्राउंड के बाहर स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ मची, 20-22 लोग उसमें इंजर्ड हुए हैं, 6-7 उसमें क्रिटिकल कंडीशन पे एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल पे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। 3000 टिकटों के लिए 30,000 की भीड़ आ गई थी, जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो चुका था, और भगदड़ मची। उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इतना कुछ होने के बाद फैंस को, इंडियन टीम से मेरी यही दरखास्त है कि वो मैच को अच्छा खेलें, जीतें, और जो भी टिकट जो डिजर्व करके जिनको मिली है मार पिटाई करके, उनका पैसा वसूलना होना चाहिए। वही मार पिटाई आप ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की करेंगे कि उनको लगे कि भाई ये वर्थ वाइल थी। इसको यहां पर आपको देखना पड़ेगा। और इंडियन बीसीसीआई से भी मेरी गुजारिश है यार, प्लीज आप अगर टिकट काउंटर लगा रहे हो तो एक अच्छा मैनेजमेंट रखो यार, जो उस चीज को मैनेज कर सके। जो स्टार्टिंग में 3000 लोग आए हैं उनको ही बस आप लाइन में लगने दे। 3000 से ऊपर की अगर लाइन लग गई है तो उसको आप वहीं से लौटा दीजिए, बॉस टिकट नहीं मिल पाएगी। अगर 3000 टिकट है तो आप मैक्सिमम 5000 तक का ही लिमिट रखिए। कहीं ना कहीं आपको एक लेना पड़ेगा स्टांस यार। ऐसा नहीं चल सकता कि आप उनको मरने के लिए छोड़ दिए, या फिर आप इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हो तो आप उनको उनके ही भरोसे छोड़ दिए हो। प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। आप वर्ल्ड के रिचेस्ट बोर्ड हो यार, ये सब चीजें आप मैनेज नहीं करोगे तो फैंस का दिल टूटता है। बाहर से बड़ा अच्छा लगता है कि फैंस बहुत जुड़ रहे हैं और बहुत एकाग्र हो रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देख करके उनको खेलते हुए, मैदानों पर आते हुए, लेकिन ये इट्स नॉट लुक गुड। आप अपने फैंस की बदौलत उस पोजीशन पे हैं, तो आपको फैंस का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये चीजें थी। उसके बाद कल का जो मैनकेड हुआ, बहुत सभी कूद पड़े उसमें। मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने क्या बोला, रवि अश्विन ने क्या बोला, तो पीटर मूर्स ने क्या बोला, इस पे क्या बोला, सेम ऑन यू, फलाना ढिमकाना, सैम बिलिंग्स ने क्या बोला कि बॉलर का इंटेंट ही नहीं था कि बॉलिंग करने का हो, तो सिर्फ लुक आउट कर रहा था कि जैसे वो बाहर जाए मैं रन आउट कर दूं। यार ये सब चीजें ठीक है, आपने अपने लिए जस्टिफाई कर दी, बट ये रूल एमसीसी और आईसीसी ने ही बनाए हुए हैं। जब ये रूल बना हुआ है तो कोई सेम और कुछ की बात नहीं होती। क्यों आप बाहर जाओगे यार? मैं इस चीज पे नहीं जा रहा हूं डिफरेंट पे कि स्टुअर्ट ब्रॉड जब एज लग गया था तो क्यों वहां पे खड़े रह गए, पैर उनके क्यों जमे रह गए, और ये हो गया वो हो गया, वो डिफरेंट मैटर है। मैटर यहाँ पे है कि जब रूल बना हुआ है तो वो क्यों, किस तरह से असेम्ड हो सकता है। या तो उस रूल को आप हटा दीजिए, और या अगर वो है तो उसको आप जस्टिफाई कर दीजिए कि बॉस ये रूल में एप्लीकेबल है। कैसे आप बोलते हो कि यार बैट्समैन अगर सफल कर रहा है तो वाइड, आप थोड़ा सा वाइड फेंक दोगे तो वाइड नहीं कहलाएगा। रूल चेंज हुई ना।
पहले था कि आप बैट्समैन कितना भी सफल कर ले, अगर वो लाइन से अगर बाहर बॉल कर रहा तो वो वाइड ही कहलाएगी। तो अभी वो चेंज हुआ, तो वही चीज है यार, इसको चेंज कर लो, इसको एथिकल बना लो, इसको लीगल बना लो कि बॉस बॉल डिलीवर करने से पहले क्रिच से आप नहीं छोड़ सकते, नहीं हट सकते। जब रूल के विदिन है तो फिर इसको आप कोई वो सेम और ये पेम करने का कोई बात नहीं है यार। ऐसे ऐसे बहुत मौके आए हैं सेम करने का और ये करने का वो करने, किसने नहीं किया यार? मैं एक का नाम गिना सकता हूं जिसने ना किया हो। ग्रेट ग्रेट बैट्समैन फील्डर, क्योंकि वो एक रश, एड्रेनलिन रश होता है उस मोमेंट पे, कुछ भी आप कोई भी कुछ भी कर सकता है। स्टीव स्मिथ ब्रेन फेड हो गया था, होता है रश, अगर एड्रेनलिन, क्योंकि आप इतने कंपटीशन का इतना आप आदी हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव माइंड इतना हो जाता है ना कि आदमी आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो रूल को बेटर करिए जिसकी वजह से ये सारी चीजें ना हो। सेम बीसीसीआई सेम इंडियन टीम ना करें, सेम आईसीसी करें कि ये रूल बनाया ही क्यों है। कुछ तो सोच करके बनाया होगा ना कि भाई आप ये चीज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें बकवास ना करें, जो गलत है वो गलत है यार। आपने आईसीसी ने रूल बनाया, वो आईसीसी रूल के तहत ही उसने किया ना, ऐसा तो नहीं कि उसने अपने मन से रूल बना दिया। ये सारी चालाकियां ये अच्छी लगती हैं, ट्विटर पे ज्ञान पेलना अच्छा लगता है, सोशल मीडिया पे वहां भरा दिया गया है जगह ज्ञान पेलने के लिए, तो ज्ञान पेल रहे हैं लोग। बट ज्ञान सही जगह डायरेक्शन में पेलिए। आप आईसीसी को लिखिए सेम ऑन आईसीसी। हिम्मत है किसी का लिखने का, तुरंत आपकी बोर्ड आपको बायकॉट कर देगी। रूल हमने बनाया है, रूल इंडियन टीम ने बनाया है। ये ऐसा है कि ये रूल टीम के, आपने वर्ल्ड कप जीता यार, आपने वर्ल्ड कप जीता, किसी ने लिखा कि सेम ऑन इंग्लैंड? कि आपने ये मैच टाई हुआ उसके बाद भी आप वर्ल्ड कप जीत गए? रूल बना हुआ था ना, डिफाइंड था वो रूल कि बॉस अगर रन्स बराबर होते हैं, बाउंड्री जिसकी ज्यादा वो जीतेगा। मैंने कभी नहीं सुना कि केन विलियमसन ने उसको क्रिटिसाइज किया कि डू हेल विद दिस लॉस। बी ए जेंटलमैन। जो रूल है वो रूल के अगेंस्ट, रूल के लिए गई है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये गलत रूल बना हुआ, ये बोलिए कि ये गलत रूल का इस्तेमाल किया गया है जीतने के लिए, मैं उसके लिए प्रॉपर ओके हूं। लेकिन आप ये बोलोगे कि सेम ऑन इंडियन, सेम ऑन बीसीसीआई, सेम ऑन होल टीम, सेम ऑन कंट्री, फलाना ढिमकाना, ये कतई जस्टिफाइबल नहीं है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी मेरे को सोच के ऊपर बुरी लगता है यार, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए क्रिकेट में, तो नहीं होनी चाहिए, चाहे इसके लिए कोई कुछ भी बोले। इंग्लैंड ने जीती थी ना वनडे 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप, कैसे जीता उन्होंने? कैसे जीता? जब बेन स्टोक्स जब डाइव मारे थे, उसको चला गया पार करके चौका, तो फिर आपको 4 रन मिले थे ना। रूल था वो, रूल था वो कि बॉन्ड आपके टच होकर के जा रही है, आप रन ले चाहे ले वो आपके ऊपर है, लेकिन बाउंड्री चलेगी तो बाउंड्री मिलेंगे आपको। बहुत सारी चीजें हैं यार, जो रूल्स है उसके लिए लड़िए ना आप उसके लिए कमेटी तैयार करिए, उसके लिए बैठक तैयार करिए। बहुत सारे गंदे रूल्स आज तक चले आ रहे थे कि कोई भी बैट्समैन अगर आउट हो रहा है, क्रिच अगर क्रॉस कर लिया तो नया बैट्समैन नहीं खेलेगा। गलत रूल है ये भाई। बैट्समैन अगर आउट हुआ है, चाहे वो कैसा भी आउट हुआ हो, नया बैट्समैन ही बॉल फेस करेगा। बॉलर को कुछ तो दीजिए ना यार, कि नया बैट्समैन आया तो उसको वो चार्ज कर सकता है, उसके लिए कुछ रणनीति बना सकता है, उसके लिए वो आउट करने का बेस्ट चांस होता है। ये सारी चीजें मत किया करो, रूल्स के अगेंस्ट पे जाओ, प्लेयर्स और टीम को क्रिटिसाइज मत करो। मैं इस चीज के लिए कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा बॉस। आपके ही इंडियन टीम जब गई थी खेलने के लिए, तो कितना वहां पर रेसिज्म हुआ था, किसी ने चूंचा किया था कि ये नहीं होना चाहिए, सेम ऑन स्पेक्टेटर, सेम ऑन दिस, किसी ने भी चूंचा किया था? वेयर वेर यू सैम बिलिंग्स, वेयर वेर यू जेम्स एंडरसन, वेयर वेर यू स्टुअर्ट ब्रॉड? आप अपने गिरबान पे झांक के देखो कि आपके स्पेक्टेटर्स कैसे करते हैं और क्या करते हैं। जार्वो 69 आ जाता था मैदान पर कुछ भी करके, इंडियन मैचेस होते और ये आते ना, आप लोग एलिगेशन लगा देते कि यार हमको ये लाइफ थ्रेट है हमारे लिए कि कोई भी मैदान पर उतर आ रहा है, वो भी कोविड के टाइम पे यार। कोविड उस समय पिक पे था। इंडियन टीम भी तो चाहती तो आरोप लगा सकती थी ना आपके ऊपर कि जार्वो 69 आ जाता था अंदर में, हो सकता है उसी से हमको कोविड फैला हो। किसी ने ऐसा बोला?
बोलने पे आएंगे तो यार हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन कोई हमारे अंदर ये शौक कॉम्पिटिटिव है, जो रूल्स है उसके विद इन गए हैं हम लोग। चलिए जो होगा देखा जाएगा। आज का मैच सीरीज पे हम बात करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं क्या परफॉर्मेंस होती है, कैसी होती है। बहरहाल हम बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की मैच की। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच पे आज दोनों ही टीम तगड़ा मुकाबला करेंगी। दोनों ही टीम मतलब सीरीज को अपर हैंड लेने के लिए उतरेंगे मैदानी जंग पर। पाकिस्तान को यहाँ ये देखना होगा कि ये मैच को वो फिसलने ना दे आसानी से। बैटिंग जो उनका देखिए, जो उनका रेगुलर प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस पे ही खेले वो। मार्कवुड डेफिनेटली होंगे, पेस होगा, उसको आप नेगेट करिए, उसके बाद आप चार्ज अप करना शुरू करिए। जो आपका नेचुरल गेम है ना कि 7-8 ओवर तक, 9 ओवर तक हमको 7-8-9 का रन रेट लेकर चलना है, उसी पे आप स्टिक करिए। आप हर बॉल पे मारने के लिए जाएंगे, मार्कवुड को भी मारने के लिए जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा यार। आप जसप्रीत बुमराह को नहीं मार सकते हर बॉल पे। कनेक्ट हो गया वो अलग बात है, लेकिन जैसा डेविड विली को खेल लेते थे कि 2 ओवर में डेविड विली को मैं देखता था अक्सर कि 26-26 रन, 25-25 रन देकर के पूरा प्रेशर ही डाउन कर देते थे वो चीजें यहां नहीं होंगी। तो उनके पास 2 बॉलर बहुत प्रीमियम आए हैं, टॉप आपके रीसली और आपके सॉरी रीस टॉपली और आपके मार्कवुड, ये 2 प्रीमियम बॉलर हैं। उनके पास 2 स्पिनर भी अच्छे हैं, आपके आदिल रशीद और मोइन अली के रूप में। तो बॉलिंग यूनिट वाइज इंग्लैंड तगड़ी है। अगर इंग्लैंड की बैटिंग वहां पे अच्छी परफॉर्म कर देती है तो वो डिफेंड कर सकते हैं टोटल्स को। पाकिस्तान को ये देखना होगा कि जो उनका प्लान है, बेसिक प्लान है ना, उसी पे वो चले कि 8-9 ओवर तक हम 9-8 का रन रेट मेंटेन करें। उसके बाद लास्ट के 10 ओवर में हम पावर हिटिंग करेंगे, चेस करेंगे। अगर चेस पे जाते हैं से बैटिंग फर्स्ट करते हैं, हम उसी तरीके से खेलेंगे और लास्ट के 10 ओवर में हम पावर हिटिंग करेंगे और हम अपने टोटल को 180, 190, 200 तक लेके जाएंगे। पाकिस्तान को हार्ड आना पड़ेगा, नहीं तो ये सीरीज उनके हाथ से निकल जाएगी और फिर स्पेक्टेटर्स का दिल, फैंस का दिल पूरा टूट जाएगा उनका। अपने फैंस के लिए उनको खड़ा होना पड़ेगा और फैंस को भी मौका मिल जाएगा यार उनको क्रिटिसाइज करने का। मैं हमेशा बोलता हूं, टीम जब सिलेक्ट हो गई है ना, बैक करिए। बैक करेंगे तो यही लोग परफॉर्म करके देंगे, नहीं तो यही लोग टूट जाएंगे। क्रिटिसाइज करना जरूरी है, क्रिटिसाइज करिए, लेकिन आप पर्सनल अटैक करोगे, आप किसी को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करोगे, वो गलत है यार। उसके अगेंस्ट में मैं कभी मतलब उसके अगेंस्ट में मैं रहता हूं हमेशा। तो पाकिस्तान को यहाँ पर बहुत सोच समझ करके उतारना पड़ेगा। प्लेइंग 11 में चेंजेस करने होंगे आपको। शाहनवाज दहानी को बाहर करना होगा और आपको एक और बॉलर थे उनके मोहम्मद हसनैन, इनको दोनों को बाहर करना होगा। नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर, इनको लाना होगा। और उस्मान कादिर की जगह शहदाब आए और खुशदिल की जगह पर आसिफ अली आए। खुशदिल को बहुत मौका मिल गया यार, मतलब उस बंदे को इतने मौके मिले हैं जितने मौके अच्छे अच्छे प्लेयर्स को नहीं मिल पाते हैं। कंटिन्यूअस वो खेलते हुए आ रहे हैं और कंटिन्यूअस वो खराब परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। इफ्तिकार अहमद तो कभी कभी अच्छा भी खेल दे रहा है यार, लेकिन खुशदिल तो कुछ भी इनिंग अच्छा नहीं खेल रहा है। मैं भी क्रिटिसाइज करता हूं सूर्य कुमार यादव को कि सूर्य कुमार यादव अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, लेकिन हर 2 इनिंग में 3 इनिंग में वो अच्छा खेलते ही खेलते हैं। लेकिन खुशदिल का तो वो है ही नहीं यार, एक हाफ सेंचुरी नहीं है यार आपके अगेंस्ट में। शान मसूद टीम से मैं जस्ट अभी इन आया और वो अच्छा खेल करके चला गया आपसे। आप कब से खेलते हुए आ रहे हो यार? तो इनफ इज इनफ। खुशदिल को बाहर जाना होगा और आसिफ अली को वापस आना होगा। उस्मान कादिर के जगह पे आप शादाब को खिलाएंगे और दोनों पेसर को हटा करके मोहम्मद वसीम जूनियर, वसीम नसीम की जोड़ी दोनों होंगी। हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शादाब खान, नवाज आपके अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं। आपको इफ्तिकार को भी 1-2 ओवर बीच में करवाना पड़ेगा, जहां पर लेफ्ट हैंडर डेविड मलान या फिर लेफ्ट हैंडर आपके डकेट बैटिंग करने आते हैं, वहां पर आपको ये चीजें यूज करनी पड़ेंगी, तभी आपकी टीम अच्छी परफॉर्म करेगी। स्पिनर से उनको गिराइए यार, क्योंकि देखिए मैच जीतना ज्यादा जरूरी है आपके, क्योंकि मैच जीतने से कॉन्फिडेंस आता है। मैच चाहे आप कितने रन से भी जीते, 1 रन, 5 रन, 10 रन, लेकिन कॉन्फिडेंस उसका अलग होता है। वहां से आप कुछ भी करने के लिए, श्रीलंका क्या करती थी, श्रीलंका यही ना कर रही थी, कंटिन्यूस जीते 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 कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया कि बॉस 50 पर 5 विकेट फाइनल पे, वहां से भी वो एक बूस्टअप लेकर के 170 सीधा। तो ये चीजें करनी होगी पाकिस्तान को, जीतना बहुत जरूरी है उनके लिए। जीतते रहेंगे ना तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। टीम उनकी यंग है, नहीं है, कॉन्फिडेंस उनको देना होगा, क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल पे बहुत छोटे क्रिकेटर के साथ खेलते हुए आए हैं। बड़े क्रिकेटर से आते हैं तो घबरा जाते हैं। वहां पर उनको सपोर्ट करेंगे ना तो वो भी बैक करेंगे और वो भी अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे।
तो देखना होता है कि आज का मैच कैसा होता है। मैं दोनों मैचेस देखूंगा, मैच के बाद आपसे मिलूंगा और बताऊंगा कि किस टीम ने क्या। मेरी स्ट्रैटेजी तो यही होगी, ये जो चेंजेस मैंने बताया पाकिस्तान के लिए, वसीम, नसीम, सदाब और आसिफ, ये 4 लोग खेलने इन करिए टीम में, लेकर आइए और आपको अपने इफ्तिकार अहमद का यूज करिए। बीच में एक आध ओवर नवाज से फिकवाइए, इफ्तिकार से फिकवाइए और आपके इधर से सदाब से फिकवाइए। स्पिनर के अगेंस्ट में फंसेंगे ये लोग। पेसर आप जितना देंगे ना वो उतना पिटाई करेंगे। आप देख लो ना, शहनवाज दहानी को उन्होंने कैसा मारा है, हसनैन को उन्होंने कैसा मारा है, 9-9 का रन रेट, 10-10 का रन रेट से मारा है उन्होंने। तो ये चेंज करेंगे, आपका इनिंग अच्छा होगा, आपका स्कोर अच्छा होगा और आप मैच के जीतने के लिए और क्लोज होंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स, मिलते हैं रात को मैचेस के बाद। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।